तो कहानी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी से होती है जहां अचानक ही ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। पहले तो सिर्फ चंद लोग ही तेजी से ज़ॉम्बी में बदले, जो अब बाकी लोगों को काट काट कर इन्फेक्टेड कर रहे थे और हर गुजरते मिनट के साथ 1 से 5 इंसान ज़ॉम्बी बन रहे थे। ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती गई और यूनिवर्सिटी में सर्वाइवर्स बहुत ही थोड़े से बच गए, जो भी इस टाइम अपने आप को बचाने की कोशिशों में लगे हुए थे। इसी सब के दौरान वो लड़की जो सबसे पहले ज़ॉम्बी में बदली थी, वो अपने ही क्लास फेलो सैन के ऊपर हमला कर देती है। सैन मुश्किल से अभी उससे बचा ही था कि पीछे से दूसरे ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उससे बचने के लिए सैन ने उसे अपनी से दूर गिराया और पास पड़ा एक आयरन रॉड उठाते हुए उसके अंदर स्टैब कर दिया। जब ये ज़ॉम्बी मरने वाला था तो एक चीज हमने ये नोटिस की कि उसके लिए दूसरी ज़ॉम्बी तड़प रही थी, यानी इन ज़ॉम्बीज के दरमियान में इमोशनल कनेक्शन था। अपने आप को बचाते हुए सैन का पूरा ग्रुप अब साइंस फैकल्टी डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और निंग जल्दी से अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे अपनी मॉम का ख्याल रखने को कहती है। इस दौरान प्रोफेसर उससे उसके भाई नैन के बारे में पूछते हैं, पर निंग बताती है कि वो उनके साथ नहीं है। इससे पहले कि प्रोफेसर और कोई बात कर पाते, निंग फोन काट लेती है क्योंकि इनकी शोर की आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज इस लैब की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। निंग की इस घबराई हुई कॉल से कंफ्यूज हुए प्रोफेसर टीवी ऑन कर न्यूज देखते हैं तो पता चलता है कि बैंकॉक में एक इमरजेंसी लगा दी गई थी क्योंकि बैंकॉक की यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। अब प्रोफेसर निंग की मॉम के पास जाते हैं और दिखाया जाता है कि निंग की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उनको देखते हुए प्रोफेसर एक एंटीडोट को भी देख रहे थे, पर वो ये एंटीडोट निंग की मॉम को लगाते नहीं है। यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है कि निंग का पूरा ग्रुप लैब की विंडो से होते हुए लैब की बालकनी के अंदर जंप कर देता है और निंग देखती है कि सामने वाली फैकल्टी बिल्डिंग में उसके भाई नॉन और उसका भी पूरा ग्रुप सरवाइव कर रहा था। उसे देखकर निंग को सुकून होता है और निंग उसे कॉल करती है ताकि वो एक साथ यहाँ से भागने का कोई प्लान बना सके। पर इतने में ही ऊपर वाली बिल्डिंग से एक ज़ॉम्बी इनके सामने नीचे गिरता है, जिसे देखकर डरकर ये जोर से चिल्ला देते हैं और ज़ॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक ग्रुप ज़ॉम्बी के बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहा था, पर ये ज़ॉम्बी ओरिजिनल नहीं थी बल्कि एक नकली थी। एक लड़की ज़ॉम्बी होने की एक्टिंग कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा था कि निंग की मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी, उनका इलाज नहीं मिल पा रहा था और निंग उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। निंग और उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी मॉम का इलाज करवा सकें, इसीलिए वो अपने प्रोफेसर के पास आई थी मदद मांगने के लिए ताकि वो उसकी मॉम का इलाज ढूंढ सके। पर प्रोफेसर उसे ही कह देते हैं अपनी रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए, जिससे उसे पैसे भी मिलेंगे और उसकी मॉम की बीमारी का इलाज भी ये लोग ढूंढ पाएंगे। प्रोफेसर से बात करने के बाद निंग अपने दोस्त सैन के साथ अपने घर आ जाते हैं, जहाँ सैन उनके घर पर एक स्वेटर लटका हुआ दिखता है और एकदम से उसके जहन में अजीबोगरीब विजन्स आने लग जाते हैं। उसे एक लड़की का विजन आता है जिसका मर्डर हो रहा था। वो इन्हीं विजन्स में खोया ही हुआ था कि यहाँ पर निंग का भाई नैन भी आ गया। निंग अब अपने भाई और अपने फ्रेंड दोनों को ही प्रोफेसर के रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताती है और इतने में ही उसे प्रोफेसर की कॉल भी आ जाती है उससे उसका आखिरी फैसला पूछने के लिए। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है, जहां शाम होने के बाद तक भी ये लोग बालकनी में ही छुपे हुए थे। एक ग्रुप यहाँ पर फंसा हुआ था, दूसरा ग्रुप स्टेयर्स में था। इतने सारे लोग अगर एक साथ जाते तो ज़ॉम्बीज जरूर इनकी आवाज़ों से अट्रैक्ट हो जाते, इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में होकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। एक ग्रुप यहाँ से भागने के लिए एक प्लान बनाता है कि वो सबसे पहले स्पीकर को ऑन करके सभी ज़ॉम्बीज को आवाज़ों की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और पीछे से भाग जाएंगे। ये लोग एक रेडियो पर जोर से न्यूज चला देते हैं और यहाँ से भागने ही वाले होते हैं, पर इन्हें पता नहीं चलता कि एक ज़ॉम्बी अभी भी दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था। एकदम से जंप करके वो नैन के दोस्त के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नैन जब उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो ज़ॉम्बी उसी की टांग पर काट लेता है। पर मुश्किल से ये लोग उस ज़ॉम्बी को मारते हुए नैन को उठाकर अपने साथ चलने लगते हैं, पर इन्हें ये भी डर था कि नैन अब इन्फेक्टेड हो चुका होगा। दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर को दिखाया गया जो निंग की मॉम को एक एंटीडोट इंजेक्ट कर रहे थे, जबकि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर इन सर्वाइवर्स के आगे एक और मसला आ गया था क्योंकि यूनिवर्सिटी की सारी फैसिलिटीज कट कर दी गई थी। ना अब यहाँ पर पानी आ रहा था, ना बिजली आ रही थी, यहाँ तक कि गैस और मोबाइल सिग्नल्स भी यहाँ के डिसेबल कर दिए गए थे। इनके पास एक छोटा सा रेडियो था जिसे चलाकर ये लोग न्यूज सुनते हैं और इन्हें पता चलता है
ये सुबह को ठीक 10 बजे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स इन सर्वाइवर्स को इस यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए आएंगे। निंग जल्दी से अब यूनिवर्सिटी के कंट्रोल रूम में जाती है और अनाउंसमेंट स्पीकर्स ऑन करके बता देती है कि सुबह होते ही रेस्क्यू टीम हमें रेस्क्यू करने के लिए आएगी। जितने भी यूनिवर्सिटी में सर्वाइवर्स हैं, सुबह होते ही यूनिवर्सिटी के रूफटॉप पर आ जाइएगा। इससे पहले कि वो अपनी अनाउंसमेंट खत्म कर पाती, यूनिवर्सिटी के जनरेटर्स भी बंद हो जाते हैं। इसी टाइम पर बारिश भी होने लग जाती है और बारिश के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी ज़ॉम्बीज निकलकर बारिश में एंजॉय करने लगते हैं। इधर सुबह भी हो जाती है और हम 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज से बचते हुए यूनिवर्सिटी के रूफटॉप तक जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर की आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। दोनों अपने आप को बचाने के लिए एक ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज फिर भी इनके पीछे थे। बड़ी मुश्किल से एक लड़का अपने पाँव से ज़ॉम्बी को दूर करता है और ये लोग ट्रक के ऊपर और नीचे छुप जाते हैं। अब तो इन्हें लग रहा था कि ये दोनों मरे जाएंगे, पर इनकी किस्मत चलती है और गोली की आवाज की वजह से ज़ॉम्बी दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद यहीं से सीन कट होकर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। हमें निंग की फैमिली को दिखाया जाता है। नैन, निंग का भाई, सैन के न्यू फोन से बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था और वो अपनी मॉम को भी बता देता है कि ये उसने अपने दोस्त के पैसों से लिया है, पर निंग कहती है कि ये उसने अपनी सेविंग से लिया है। नैन की मॉम उसे भी तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक नया फोन ले आऊंगी। ये कहकर वो काम के लिए निकल जाती हैं और हमें पता चलता है कि वो फूड डिलीवर करने का काम करती थी। लेकिन इस टाइम वो किसी होटल में नहीं गई थी, बल्कि जाकर एक अजीब आदमी से मिली थी, जिससे मिलकर उन्होंने उससे कहा कि मुझे लेटेस्ट और सेम मॉडल के 2 से 3 फोन्स चाहिए। ये सुनकर वो लड़का हंसता है और उससे पूछता है, तो फिर क्या तुम तैयार हो? निंग की मॉम हाँ कर देती है, जिसके बाद उसके मुंह पर एक काला कपड़ा चढ़ाकर उसे एक खुफिया जगह पर लाया जाता है। उसे एक साइंस लैब के अंदर लाया गया था। वो स्टोर रूम में जाती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए, पर तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाजों का पीछा करने के लिए जब वो गई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की नीचे गिरी हुई थी जिसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और सामने ही निंग का दोस्त सैन खड़ा था, जिसे वो पुकारते भी हैं। ये वही सीन है जिसे हमने सैन के फ्लैशबैक में भी देखा था। सैन तो इस टाइम कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर उनका दूसरा दोस्त जो निंग की मॉम के पीछे पड़ जाता है। निंग की मॉम यहाँ से भागने की कोशिश करने ही वाली थी, पर जो खुद ही नीचे गिर गया और उसकी हालत खराब होने लगी। उसकी आंखें बदल गई और उसके पूरे मुंह की नसें फूलने लगी। उसकी बॉडी में झटके लगने लगे थे और निंग की मॉम उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। अब सारे सैन के पीछे पड़ जाते हैं कि आखिर उसने जो के साथ और इस लड़की के साथ किया क्या था। जिसके बाद सीन कट होता है और हम निंग की मॉम को आदमी के साथ एक मीटिंग रूम के अंदर देखते हैं। पता चलता है कि वो भी एक साइंटिस्ट था और इस टाइम इनकी मीटिंग एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ हो रही थी और ये बिजनेसमैन जो के ग्रैंडपा थे, जो की हालत अब काफी बेहतर थी। निंग की मॉम बताती हैं कि उसकी ये हालत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी। उसको स्टेबल करने के लिए निंग की मॉम ने उसे एनासॉन्ग नाम की एक वैक्सीन से इंजेक्ट किया था, जो वैक्सीन अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई थी और उसके साइड इफेक्ट के बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता था। निंग की मॉम की इस गलती की वजह से उन्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है और यहाँ पर सख्त इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती है कि जो की हालत ठीक होने के बाद भी जो को इस लैब से निकलने की इजाजत नहीं होगी। जो को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा कि उस एंटीडोट का साइड इफेक्ट जो पर कैसे हो रहा है। अब बाकी डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं और जो के ग्रैंडपा निंग की मॉम से कहते हैं, अथॉरिटीज तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल चुकी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसी का हिस्सा रहो और मैं ये कर भी सकता हूँ। निंग की मॉम पहले ही बहुत शर्मिंदा थी और अब वो उस वैक्सीन को उठाकर जो के ग्रैंडपा के सामने अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर लेती हैं और कहते हैं कि इस वैक्सीन के अब जो भी साइड इफेक्ट होंगे वो मुझे भी होंगे और मैं उनको ठीक करने का रास्ता भी निकाल ही लूंगी, लेकिन मुझसे एक वादा करें, अगर मैं इस वैक्सीन का एंटीडोट ना ढूंढ पाई तो आप मेरे बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, और अगर मैंने इस वैक्सीन का एंटीडोट ढूंढ निकाला तो आप मुझे और मेरे बच्चों को अब्रॉड शिफ्ट कर देंगे। पेंशन रकम से टूटी हुई निंग की मॉम अब घर आती हैं और रो ही रही होती हैं तो निंग उनसे पूछती है, मॉम क्या हुआ? मॉम अपनी बेटी से ही झूठ बोलती हैं और कहती हैं, कुछ नहीं, बस मेरी होटल वालों से लड़ाई हो गई है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें दोबारा यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सर्वाइवर्स थे। नान देखता है कि इस रूम के बाहर से ज़ॉम्बीज का एक पूरा ग्रुप गुजर रहा था, जिनकी वो वीडियो अपने कैमरा में बनाने लग जाता है और सारे सर्वाइवर्स उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। सैन इस टाइम टेम्परेचर नोटिस करता है जो कि 25 डिग्री था। ये देखते हुए सैन सबको बताता है, मुझे लगता है कि ये ज़ॉम्बीज आम ज़ॉम्बीज नहीं हैं, इनके साथ जरूर कुछ ऐसा अजीब है जो हम नहीं जानते। सुबह जब टेम्परेचर 31 था तो ये लोग पागल हुए हुए थे और अब कम टेम्परेचर में ये लोग बहुत रिलैक्स हैं।
साथ ही ज़ॉम्बी बनने के बावजूद इनका इमोशनल कनेक्शन नहीं ब्रेक हुआ। देखा नहीं था जब पहला ज़ॉम्बी मर रहा था तो हमारी ही क्लास फेलो जेन जो ज़ॉम्बी बनी थी वो उसके लिए कितना तड़प रही थी। ये सब लोग भी ज़ॉम्बीज के बिहेवियर के बारे में सोचने लग जाते हैं और इस तरह बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर रात गुजारते हैं। सुबह होते ही इन्हें रूफ टॉप पर भी जाना था। सुबह होते ही ये लोग क्लीनिंग सेक्टर में जाकर वहाँ से बहुत सारे टूल्स उठा लेते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि कभी भी इनके रास्ते में ज़ॉम्बीज आ सकते हैं जिन्हें इन्हें मारना पड़ेगा। जैसे ही ये लोग ऊपर जाने लगे तो इन्होंने देखा कि जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने थे वो सुबह होते ही अपनी अपनी ड्यूटीज पर वापस आ गए थे। जैसे सफाई करने वाले यहाँ की सफाई करने लगे थे, लाइब्रेरियन बुक्स ठीक कर रही थी और जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ने के लिए बैठ गए थे। जैसे ज़ॉम्बीज बनने के बावजूद इन सबका दिमाग काम कर रहा था। लाइब्रेरी से छुपकर ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं, पर इतने में ही एक लड़की का फोन रिंग कर जाता है। ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, पर ज़ॉम्बी पकड़कर पहले उसे उसकी टांग पर बाइट कर देता है और फिर खड़ा होकर उसकी नेक पर बाइट कर देता है। इस दौरान उसकी दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और पूरा ग्रुप उसका आगे चला गया था। जब उसके ग्रुप ने देखा कि उसके दो दोस्त मुसीबत में हैं, तो वापस उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक देखते हैं कि दूसरी दोस्त के ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर चुके हैं और पहले वाली दोस्त भी अब ज़ॉम्बी बनकर उन्हीं के पीछे पड़ गई है। अपनी ही ज़ॉम्बी बनी दोस्त से बचकर जब ये लोग भागते हैं ऊपर स्टेयर्स की तरफ जाने के लिए, तो बहुत सारे और ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे ये लोग लड़ते हैं अपने पास मौजूद वेपन्स की मदद से। अब निंग और उसके जो साथी ऊपर पहुंच गए थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर को भी आता देख लिया था और वो जल्दी से हेलीकॉप्टर को इशारा कर रहे थे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। उसी टाइम निंग को ख्याल आता है अपने छोटे भाई का, यानी नैन का, और उसे देखने के लिए वो स्टेयरकेस में दोबारा चली जाती है। जबकि ज़ॉम्बी बनी हुई उनकी वो साथी अब उन दो लड़कों के पीछे पड़ चुकी थी जिन्हें हमने पहले ट्रक में छुपते हुए देखा था। इस ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये दोनों पूल में जंप कर देते हैं और वो ज़ॉम्बी भी पूल में ही जंप कर देती है। काफी देर तक ये अपना सांस रोके रखते हैं जब तक कि ज़ॉम्बी पानी में बेहोश नहीं हो जाती। रूफटॉप पर दिखाया जा रहा था कि नैन का पूरा ग्रुप भी आ चुका था दूसरे स्टेयरकेस से, जिसे अभी तक निंग पिछले वाले स्टेयरकेस में ढूंढ रही थी। अचानक से निंग के ऊपर एक ज़ॉम्बी की नजर पड़ जाती है और निंग अभी उससे बचने का सोचती ही है और अगले ही सेकंड पूरा ज़ॉम्बी का एक झुंड सीढ़ियों पे तेजी से चढ़ता हुआ उसे नजर आता है। वो जानती थी कि ज़ॉम्बीज ऊपर वाले सर्वाइवर्स को मार देंगे। जल्दी से जाकर वो सबको बचने का कहती है। निंग की बात मानते हुए सभी लोग दूसरे स्टेयरकेस की तरफ उतरना शुरू ही करते हैं कि ज़ॉम्बीज भी रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और हेलीकॉप्टर यहाँ आते ही ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है, ये भी जाने बगैर कि यहाँ पर सर्वाइवर्स हैं या ज़ॉम्बी। और ये देखते हुए सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये हेलीकॉप्टर उनको रेस्क्यू करने के लिए आए थे या सबको ही मारने के लिए आए थे। इधर हमें दिखाया जाता है कि पाओ, जिसके ऊपर उसकी ज़ॉम्बी बनी दोस्त ने हमला कर दिया था, सबको लग रहा था कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे ग्रुप से निकाल देना चाहिए, पर पाओ का भाई और दोस्त इन सबको यकीन दिलाते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, उसके ऊपर तो बस वैसे ही खून लगा हुआ था, जिसकी वजह से सबको ऐसा लगा कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। खैर, ये पूरा ग्रुप अब आगे बढ़ने लग जाता है और तभी दूसरी तरफ से ये लोग अपनी दूसरी ज़ॉम्बी दोस्त को आता हुआ देखते हैं और अजीब बात ये होती है कि पाओ उस ज़ॉम्बी के साथ अपना इमोशनल कनेक्शन फील करता है और इस चीज से इन सब के शक को और ताकत मिलने लगती है कि सच में पाओ इन्फेक्टेड ही हुआ होगा। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी के करीब जाता, पीछे से उड़ती हुई एक एक्स आकर उस ज़ॉम्बी के सर में लग जाती है। दिखाया जाता है कि ये सर्वाइवर्स के दूसरे ग्रुप ने मारी थी और अब ये सारे सर्वाइवर्स एक साथ मिल चुके थे। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी आज से 4 माह पहले का, जब निंग प्रोफेसर के साथ लेबोरेटरी में काम करने लग गई थी। अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो प्रोफेसर को मैसेज करती है और अपने एक्सपेरिमेंट्स को फ्रीजर में रखकर चली जाती है। जिसके बाद वो जाकर खुद प्रोफेसर से मिलती है और कहती है, आप कब करेंगे मेरी मॉम का इलाज, कब ढूंढेंगे उनकी बीमारी का सोल्यूशन। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और हमारे पास कुछ भी नहीं है उन्हें ट्रीट करने के लिए। प्रोफेसर उसे यकीन दिलाते हैं कि हम जल्द ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। निंग को एक और भी प्रॉब्लम थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी भी इंसान को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, पर प्रोफेसर उसे कहते हैं, तुम्हें जितना काम दिया गया है तुम उतना ही करो, फिर ये एक्सपेरिमेंट मंकीज पर करना है, रैट्स पर करना है या ह्यूमंस पर, ये फैसला करना अथॉरिटीज का काम है। निंग के यहाँ से जाते ही प्रोफेसर के रूम में वो आदमी भी आ जाता है जो निंग की मॉम को पहली मर्तबा साइंस लैब के अंदर लेकर गया था। वो प्रोफेसर से कहता है कि जो की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है और तुम्हें जल्द ही एंटीडोट ढूंढना होगा, नहीं तो जो कि ग्रैंडपा और डैड सिर्फ हमें ही नहीं हमारी कंपनी को भी तबाह कर देंगे। गुस्से में वो आदमी प्रोफेसर को कहकर जाता है कि तुम्हारे पास इस काम को खत्म करने के लिए सिर्फ 3 दिन है और आज के बाद तुम निंग की भी हेल्प नहीं ले सकते, तुम्हें सब काम खुद करने होंगे।
सीन दोबारा कट होकर हमें प्रेजेंट में सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो खाने पीने के लिए यूनिवर्सिटी के जिम के अंदर जाते हैं और खाना वगैरह खाने के बाद उन्हें दोबारा से वही टेंशन सताने लग जाती है कि वो यूनिवर्सिटी से निकलेंगे कैसे, क्योंकि मिलिट्री भी उन्हें रेस्क्यू करना नहीं चाहती थी। ये बात तो उन्होंने अपनी आंखों से देख ली थी। अब जो भी करना था इन्हें खुद ही करना था। प्रोफेसर भी इस टाइम रिसर्च करने पे लगे हुए थे और तभी उन्हें ऑफिस में एक साइंटिस्ट की रिसर्च मिलती है जिसके अंदर बहुत सारी जेलीफिश की पिक्चर्स थी। वो पूरी रिसर्च पढ़ते हैं और फिर जेलीफिश पर खुद भी रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जेलीफिश भी हैं जिनके अंदर इमॉर्टल पावर है, यानी वो कभी नहीं मरती। और बस यही बात जानकर वो जल्दी से पाओ यानी उस आदमी को जो उन्हें रिसर्च कंप्लीट करने का चैलेंज देकर गया था उससे जेलीफिश मंगवा लेते हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट में दोबारा हमें सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी से निकलने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तब सैन अपने कैमरा में बनाए ज़ॉम्बीज की वीडियो दिखता है और सभी लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ना कि इधर उधर, ऐसे जैसे वो किसी की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हों। और इस चीज से इन्हें पता चलता है कि जरूर यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी का लीडर भी है, या कह लें कि कोई क्वीन ज़ॉम्बी भी है। जैसे बीज और बग्स की भी अपनी क्वीन होती है और सारी बीज और बग्स अपने क्वीन के ही इंस्ट्रक्शन पर चलती हैं। एक लड़की कहती है कि अगर हम इनके लीडर को या क्वीन को ढूंढ लें तो उसे मारकर हम इन सारे ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद प्रोफेसर जाते हैं अपनी ही यूनिवर्सिटी में काम करने वाली एक ओल्ड लेडी के पास। वो उनसे कहते हैं कि मैं आपकी बढ़ती उम्र को रोक सकता हूँ और बढ़ती उम्र के साथ आने वाली सारी बीमारियों का इलाज भी कर सकता हूँ, बस मुझे इसके लिए आपको एक इंजेक्शन लगाना होगा। शर्त यह है कि जब मैं इंजेक्शन लगा दूंगा तो आपको इंजेक्शन लगने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, आप मेरे पास आएंगी। ये बात सुनकर वो ओल्ड लेडी थोड़ा सा घबरा सी जाती हैं, पर जब प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि आपको इंजेक्शन लगने के बदले एक बहुत बड़ी अमाउंट दी जाएगी तो वो औरत मान जाती हैं। इस ओल्ड लेडी के साथ साथ प्रोफेसर ने और भी बहुत से लोगों को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए मना लिया था। और रात को जब वो सीक्रेटली सबको अपनी लैब में लेकर जा रहा था तो तब जीन नाम का एक लड़का उन्हें देख लेता है और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि जीन को वो पूरा इवेंट याद आ रहा था। जैसे जीन को समझ आ रही हो कि ज़ॉम्बी वायरस की ये वजह जरूर उस दिन प्रोफेसर का किया हुआ एक्सपेरिमेंट ही है। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें ज़ॉम्बीज के लीडर को ढूंढना होगा और उसे मारना ही होगा। इसीलिए कुछ लड़कों का एक ग्रुप ज़ॉम्बीज के पास जाने का डिसाइड करता है ताकि छुप कर उनकी वीडियो बनाई जा सके और ऑब्जर्व किया जा सके कि आखिर उनका लीडर है कौन। नैन भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। लिंक के बना करने के बावजूद भी छुपते हुए ये लोग ऑडिटोरियम के बाहर खड़े हो जाते हैं और ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज की वीडियो बनाते हैं और दिखाया जाता है कि सभी के सभी ज़ॉम्बीज उस ओल्ड लेडी को फॉलो कर रहे थे। यहाँ तक कि जैसे जैसे वो ओल्ड लेडी हाथ भी हिला रही थी वो ज़ॉम्बीज भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। जीन को भी यही लेडी याद थी जो प्रोफेसर के साथ थी। वो समझ गया कि यही लेडी उनकी लीडर है और इसी को उन्हें मारना होगा। इतनी देर में ही हमें अब पाओ को दिखाया जाता है जिसके बारे में सबको शक था कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और अब वो अपने एक दोस्त के ऊपर हमला भी कर देता है। सभी बहुत मुश्किल से उससे अपने दूसरे दोस्त को छुड़वाते हैं और यहाँ पाओ का भाई बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और सब लोगों से कहता है कि पाओ ने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, बल्कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, बस उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। पाओ के इस बिहेवियर को देखते हुए सब लोग पाओ को जाकर एक रूम में बंद कर देते हैं और जिस लड़के पर उसने हमला किया था उसे एक और जगह रख देते हैं। पर एक लड़की को पाओ पर तरस आ जाता है और वो जब पाओ को जाकर खोलने की कोशिश करती है तो पाओ उससे कहता है देखो हमसे अच्छे तो ये ज़ॉम्बीज हैं, कम से कम एक साथ तो हैं, और हमें देखो हम अलग अलग होकर चलते हैं। मुझे इंसानों का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं भी ज़ॉम्बी बनने जा रहा हूँ। ये बात सुनकर उस लड़की को समझ आ जाता है कि उसका भाई जीन बिल्कुल ठीक कह रहा था कि पाओ की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। वो भी पाओ को छोड़कर चली जाती है और कुछ देर बाद जब जीन और उसका पूरा ग्रुप यहाँ वापस आते हैं तो देखते हैं कि पाओ ने जिस लड़के के ऊपर हमला किया था अब उसके सर के अंदर एक कुल्हाड़ी थी जो जरूर पाओ ने ही उसे मारी होगी क्योंकि उस लड़की ने पाओ को खोल दिया था और वो लड़का अब ज़ॉम्बी में बदल रहा था। सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और यहाँ ग्रुप में मौजूद एक लड़का जिसके पास गन थी वो इस आदमी को शूट करके मार देता है और फिर ये लोग पाओ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जो कि ऑडिटोरियम के अंदर जाकर शोर मचाने लग जाता है और ज़ॉम्बीज को कहने लग जाता है आओ मेरे पास, मुझे काट लो, मैं आप लोगों के ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ें सुनकर उसका ग्रुप उसे बचाने आ जाता है और ग्रुप का एक लड़का जो नहीं चाहता था कि पाओ जिंदा रहे वो तो उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन ग्रुप के बाकी लोगों ने बचा लिया।
ऐसे यहाँ पे शोर हुआ और सारे ज़ॉम्बीज उस ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो गए। पूरा ग्रुप अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाता है, पर जिस लड़के के हाथ में गन थी वो वहीं खड़ा रहता है ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए। एक एक करके वो ज़ॉम्बीज को मारता ही जा रहा था, पर गन में भी उसके बुलेट्स ज्यादा नहीं थी। जल्द ही वो खत्म हो जाती हैं और वो इन ज़ॉम्बीज के दरमियान में फंस जाता है। निंग और सैन जाकर वहां से पाव को उठा लेते हैं और वो लड़का अकेला ही अपने हाथ में पकड़े हुए एक दूसरे वेपन से ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है। लेकिन वो पॉइंट पे आ जाता है जब ज्यादा ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये देखते हुए सैन एक इमोशनल डिसीजन लेता है। अपने आप को बचाने के बजाय उस लड़के को बचाने का सोचता है और बाकी सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए उस लड़के को बचा भी लेता है। निंग जोर से चिल्लाती है, पागल हो गए हो तुम लोग, ये वक्त इमोशनल डिसीजन लेने का नहीं है, इधर मेरे पीछे आओ। ये कहकर वो सबको भगाते हुए यूनिवर्सिटी के लैब के अंदर ले आती है। वो लड़का जो पहले पाओ को मारना चाह रहा था और फिर बाकी सारे ज़ॉम्बीज को मार कर आया था, वो अभी भी गुस्से में था। निंग नोटिस करती है कि एक ज़ॉम्बी ने उसके कंधे पर बाइट कर लिया था और जरूर वो भी इन्फेक्टेड हो गया होगा। इस टाइम वो कुछ बोलती नहीं, पर वो लड़का गुस्से में था। वो कहता है, कहा था ना मैंने कि पाओ को बांध के रखो, देखो इसकी वजह से कितनी जानें मुसीबत में गई। और ये सैन, इसे इमोशनल डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी। वो इतना गुस्से में था कि अपनी दूसरी बंदूक निकाल कर वो 2 से 3 गोलियां सैन के सर में मार देता है और उसके बाद पाओ को भी शूट कर देता है और आखिर में फिर वो अपने सर पे भी बंदूक रखकर अपनी भी जान ले लेता है। ये सब इतने कम टाइम में हुआ था कि किसी को भी रोकने का मौका ही नहीं मिला था। निंग तो खुद शॉक में खड़ी थी और डैन यहाँ अपने दोस्तों के मरने पर जोर जोर से रो रहा था। निंग बैठकर डैन को हौसला देती है, जिसके बाद एकदम से डैन को याद आता है कि एक मर्तबा सैंग ने उसे बताया था कि निंग प्रोफेसर के साथ मिलकर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए काम कर रही है। वो लोग एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते हैं जो निंग की मदर का इलाज कर सके। बस ये सोच उसके दिमाग में आई ही थी कि अब डॉट से डॉट मिलने लगे थे। उसने कुछ दिन पहले ही तो देखा था कि प्रोफेसर के रूम के बाहर यूनिवर्सिटी के काफी सारे स्टाफ मेंबर थे जो काफी गरीब भी थे और उसमें वो ओल्ड लेडी भी थी, वही ओल्ड लेडी जिसके बारे में इनका ख्याल है कि वो ज़ॉम्बीज की लीडर है। डैन के दिमाग में ये बात कंफर्म होने लग जाती है कि ये ज़ॉम्बी वायरस जरूर प्रोफेसर के किए हुए एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है। उसके ये सोचते ही सीन्स दोबारा पास्ट में चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ने एक छोटी सी जेलीफिश के जरिए निंग की मदर के इलाज के लिए मेडिसिन बनाई थी। पर कौन जानता था कि एक छोटी सी जेलीफिश की वजह से इतने सारे इंसान ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। असल में प्रोफेसर के ऊपर भी, जो कि फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर था, दिन रात जाग कर वो एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने ये चीज सोची ही नहीं कि उन्हें पहले अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को छोटी छोटी चीजों पर, जिस तरह रैट्स या मंकी के ऊपर टेस्ट करना चाहिए। उन्होंने भी रिजल्ट देखने के लिए इंसानों के ऊपर ही फौरन टेस्ट कर दिया। फिर जितने भी लोगों को उन्होंने वैक्सीन इंजेक्ट की, उन सबसे कहा कि अगर कोई भी उनकी तबीयत में खराबी हो तो वो उन्हें आकर चेक करवाएं। पहले कुछ दिन तो बिल्कुल ठीक से चले गए, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई थी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें चक्कर आने लगते थे, हेलुसिनेशंस होने लगते थे और एक दिन तो हद ही हो गई। उस ओल्ड लेडी को अपनी कमर पर से कुछ चिपचिपा लिक्विड सा आता महसूस हुआ, इसीलिए वो फौरन प्रोफेसर के पास आई। प्रोफेसर ने उन्हें चेक किया तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो ओल्ड लेडी पूछती हैं कि आखिर मुझे हुआ क्या है। प्रोफेसर कहते हैं, इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे आपका ब्लड टेस्ट करना होगा। एक आध दिन बाद जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो प्रोफेसर खुद शॉक हो जाते हैं। उस लेडी के ब्लड के अंदर बहुत से पैरासाइट्स देखे गए थे और इन पैरासाइट्स को देखकर वो खुद शॉक हो गए थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी इंसान की बॉडी के अंदर पैरासाइट्स हों। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें एक ईमेल रिसीव हुई। जो जेलीफिशेस उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मंगवाई थी, उनमें से कुछ जेलीफिशेस इन्फेक्टेड थी। वो समझ गए कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, यानी वो वैक्सीन बनाने के लिए जिन जेलीफिशेस का इस्तेमाल किया था, उनके अंदर ही वो पैरासाइट थे और वही पैरासाइट वैक्सीन के जरिए इंसानों की बॉडी के अंदर गए और वहां जाते ही उन्होंने अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर दी। प्रोफेसर के इस शॉक मोमेंट के साथ ही सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि निंग इस टाइम लैब के अंदर ही बैठी हुई प्रोफेसर के पूरे एक्सपेरिमेंट को रीड कर रही थी। उसे पता चलता है कि जेलीफिशेस के अंदर अपने आप को रीजनरेट करने की पावर होती है और कुछ इमोर्टल पावर्स भी होती हैं, यानी कि जेलीफिशेस अपने अंदर की किसी भी बीमारी को खुद ब खुद हील कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं और बहुत लंबी जिंदगी भी जी सकती हैं। और कभी कभार तो कुछ जेलीफिशेस मरती भी नहीं। बस इसी चीज को जानते हुए प्रोफेसर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गलती उनसे यहाँ पर हुई कि उन्होंने ये टेस्ट नहीं किया कि वो जेलीफिशेस खुद किसी बीमारी से या किसी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं।
ये सारी बातें जानकर अब निंग को भी अफसोस हो रहा था। ये सब बातें करते हुए निंग के दिमाग में एक और भी आइडिया आया था। वो डैन से कहती है कि अगर मुझे उस वैक्सीन का फॉर्मूला पता चल जाए तो हम इन सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, एक एंटीडोट बना सकते हैं, एक सही जेलीफिश का इस्तेमाल करते हुए। पर मसला ये था कि प्रोफेसर ने उस वैक्सीन का फॉर्मूला अपनी डायरी में लिखकर अपने सेफ लॉकर में रख दिया था और लॉकर का पासवर्ड तो इन दोनों को आता ही नहीं था। इन सब बातों के दौरान उन्हें यहाँ पर पड़ी हुई एक यूएसपी दिखती है। डैन कहता है हमें इस यूएसपी को चेक करना चाहिए, हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, या तो वैक्सीन बनाने का या फिर इस सेफ को खोलने का। यूएसपी चलाने के लिए इन्हें कंप्यूटर चाहिए था, जिसके लिए इन्हें लैब से बाहर जाना पड़ता। लेकिन अब बड़ी मुसीबत ये आ गई थी कि बाहर मौजूद सैन, जिसको ये लोग मार कर आए थे, वो दोबारा जिंदा हो चुका था एक ज़ॉम्बी बनकर। इससे ये लोग कैसे लड़ते? तब निंग को याद आती है वो गन जिससे इनके साथी ने इनके दोस्तों को मारा था। डैन कहता है मैं सैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा, तुम बाहर जाकर वो गन ले आना। निंग डैन की बात मान जाती है। डैन सैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और निंग गन उठाने ही वाली होती है, पर कांपते हाथों से गन दोबारा नीचे गिर जाती है और सैन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इससे पहले कि वो निंग को मार देता, डैन आकर उसे पीछे से पकड़कर खूब पंच करता है और इस सारे खतरनाक से माहौल में निंग का भी सारा डर खत्म हो जाता है और वो भी ट्रिगर दबाते हुए अपने ही दोस्त सैन को मार देती है। जिसके बाद ये लोग लैब के अंदर आकर अपनी बॉडी से सैन का ज़ॉम्बी वाला ब्लड साफ करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें बाकी सभी सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है जो कि मुश्किल से ही उन सारे ज़ॉम्बी से बचकर वापस जिम्नेजियम के अंदर आ गए थे। लेकिन इस टाइम वो बहुत ज्यादा उदास थे क्योंकि उन्होंने अपने काफी सारे साथियों को खो दिया था जिन्हें ज़ॉम्बीज मार चुके थे, और साथ ही साथ डैन और निंग के बारे में तो इन्हें कुछ पता ही नहीं था। फिलहाल इनके लिए बड़ी बात यही थी कि इन्हें ज़ॉम्बीज को लड़ना था या मारना था, और उसका तरीका ये लोग ढूंढ नहीं पाए थे। जो वीडियोस अब ये लोग बनाकर लाए थे, ये लोग उन वीडियोस को गौर से देख रहे होते हैं। नैन देखता है कि एक ज़ॉम्बी ने उनके एक साथी को काटा था और उसके काटने के बाद से ही उनका साथी उस ज़ॉम्बी के साथ ऐसा इमोशनल कनेक्शन बना रहा था जैसे वो उसका ही बेटा हो। ये नोट करते हुए ये लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर कोई ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी को मारे तो वो उसका डिसेंडेंट हो जाता है, यानी उसका ही बच्चा बन जाता है। उनके दरमियान में एक ऐसा इमोशनल रिलेशन बन जाता है जो एक टीचर स्टूडेंट के दरमियान में होता है या फिर एक माँ बेटे के दरमियान में। एक और चीज इन्होंने ये नोट की थी कि इन सारे ज़ॉम्बीज में सिर्फ वो क्लीनिंग लेडी ही थी जो खुद से कोई भी मूव कर रही थी या कहीं भी जा रही थी। उनके जाने के बाद पहले कुछ लोग उनको फॉलो करते थे, फिर कुछ लोग और फिर कुछ लोग, जैसे हायरार्की में कोई काम हो रहा हो। ये लोग समझ गए कि पहले जिन जिन लोगों को क्लीनिंग लेडी ने काटा उसका कनेक्शन क्लीनिंग लेडी से बना, फिर उन्होंने जिनको काटा उनका कनेक्शन उनके साथ बना, और ऐसे ये सारे लोग किसी ना किसी तरह थे क्लीनिंग लेडी के साथ ही कनेक्टेड। ये सारी थ्योरी बनाने के बाद इन्हें एक चीज समझ नहीं आती कि आखिर वो क्लीनिंग लेडी पहली मर्तबा ज़ॉम्बी कैसे बनी होगी। बाकी सबको तो चलो उन्होंने ज़ॉम्बी बना दिया। तभी एक लड़का याद करवाता है कि वो क्लीनिंग लेडी नेचुरल साइंस फैकल्टी के अंदर काम करती थी जहाँ पर निंग भी पढ़ती है। ये लोग मेन रीजन तक पहुँचने ही वाले थे, पर बात इन्होंने खुद ही गोल कर दी। एक लड़के ने कहा ये जानना जरूरी नहीं है कि वो ज़ॉम्बी कैसे बनी, अभी हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उन्हें खत्म कैसे करें। इनके ग्रुप की एक लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि क्लीनिंग लेडी को मारकर ही बाकी सब लोग मर सकते हैं, जैसे 20 की क्वीन के मरने से वो सारी 20 मर जाती हैं। एक लड़का कहता है मुझे ये आइडिया ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्या हो अगर वो सारे ज़ॉम्बीज मरने के बजाय या शांत होने के बजाय और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाए। तब वो लड़की कहती है देखो इन ज़ॉम्बीज के अंदर इमोशनल कनेक्शन तो है जैसे हम इंसानों में होता है, अगर हम उस ओल्ड लेडी को हॉस्टेज भी बना ले तब भी ये ज़ॉम्बी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सबको लगता है कि ये मेथड ओल्ड लेडी को मारने वाले मेथड से ज्यादा अच्छा काम करेगा। पॉइंट अब नया ये था कि ये लोग उस लेडी को पकड़ते कैसे। तो ये लड़का कहता है देखा नहीं था, ये ज़ॉम्बीज अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए हर रोज अपने काम पर जाते हैं। सुबह को ये लेडी भी काम करने के लिए साइंस फैकल्टी के अंदर जरूर जाएगी और वहाँ पर जाकर हम इसे पकड़ लेंगे। ये लोग फू नाम के एक लड़के को अपना लीडर बना लेते हैं और फू इनसे कहता है कि हम साइंस फैकल्टी के एक रूम के अंदर जाकर उस लेडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ मेथड होगा। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें नैंग को दिखाया जाता है जो आखिर कंप्यूटर में वो यूएसबी लगाकर स्टार्ट कर चुकी थी। इसमें एक वीडियो थी जिसमें प्रोफेसर अपनी कहानी सुना रहे थे। प्रोफेसर बताते हैं कि सारी तबाही की शुरुआत हुई थी एनी सॉन्ग नाम के एक प्लान से, जिसके ऊपर वो और निंग की मॉम काम कर रही थी। निंग की मॉम दरअसल एक बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट थी। इनके बनाए एनी सॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है जिसका सारा का सारा इल्जाम निंग की मॉम अपने सर ले लेते हैं।
हालांकि गलती किसी और कलीग की थी, पर निंग की मॉम ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उनके कलीग को निंग की मॉम और प्रोफेसर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। निंग की मॉम नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता चले क्योंकि उनकी पहले से भी एक बेटी थी और डाइवोर्स भी हो चुकी थी। ऐसी सोसाइटी में उनका नाम बहुत खराब होता। उस दिन वो उस रिसर्च कंपनी को छोड़ने के साथ साथ प्रोफेसर की जिंदगी से भी निकल गई, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। ये जानने के बाद भी उन्होंने प्रोफेसर के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा और अपने दोनों बच्चों को अकेले पालना शुरू कर दिया। रिसर्च के खराब होने का जो इल्जाम उन्होंने अपने ऊपर लिया था, उसकी वजह से किसी भी रिसर्च फैसिलिटी में उन्हें जॉब नहीं मिली, तो मजबूरन उन्हें एक वेट्रेस और एक डिलीवरी वुमन का काम करना पड़ा। सालों ऐसे ही गुजर गए। निंग और उसका भाई नैन दोनों बड़े हो गए और फिर एक दिन प्रोफेसर रॉय उसके पास आए, जिन्होंने उसे बताया कि जो कि ग्रैंडपा ने एक रिसर्च लैब बनाया है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज पर रिसर्च करने के लिए उन्हें निंग की मॉम की जरूरत है। निंग, जिसने काफी सालों से ये सब चीजें छोड़ दी थी, वो दोबारा इस सब में पढ़ना नहीं चाहती थी, पर प्रोफेसर रॉय उसे समझाते हैं कि ये जॉब सबके लिए सीक्रेट ही रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगा कि निंग एक रिसर्च कंपनी में काम कर रही है, प्लस उसे बहुत सारे पैसे भी दिए जाएंगे जिससे वो अपनी लाइफ की मुश्किलें भी हल कर लेगी। निंग की मॉम भी थोड़े अरसे बाद वो जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये वही एनीसॉन्ग प्रोजेक्ट था जिसे ये लोग छोड़ कर आए थे। इस प्रोजेक्ट में दरअसल इन्हें ऐसी मेडिसिन बनानी थी जो बॉडी के डेड सेल्स को दोबारा से एक्टिवेट कर सके, और ऐसे ही इसी प्रोजेक्ट का इन्हें फर्दर मॉडल भी बनाना था जिसमें ये एक इंसान को ही जिंदा कर पाए। अब ये प्रोजेक्ट करवा रहे थे जो कि ग्रैंडपा, वो ये नहीं चाहते थे कि वो इमॉर्टल बन जाएं, वो बस ये चाहते थे कि वो और उनकी फैमिली जितनी अमीर है, कम से कम मरने के बाद लोग उन्हें भूले मत और उनकी बॉडी डीकम्पोज ना हो। और ये काम तभी हो सकता था जब मरने के बाद भी उनके बॉडी के सेल एक्टिव रहते। खैर जो भी था, निंग की मॉम ने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था तो काम तो नहीं करना था। अब रोज की तरह वो जब लैब में अपने काम करने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि जो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ उनके लैब के अंदर पार्टी कर रहा था। अब क्योंकि ये लैब उसी के ग्रैंडपा की थी, निंग की मॉम उसे कुछ कह तो नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई और यहाँ से जो कि उस टाइम ड्रंक था अपने दोस्तों के साथ लैब के अंदर चला गया और निंग की मॉम की असिस्टेंट को हरास करने लगा। इस टाइम इन लोगों ने जो वैक्सीन बनाई थी, निंग की मॉम की असिस्टेंट वो एक चूहे के ऊपर इंजेक्ट करके उसका रिजल्ट देखने वाली थी, पर उस टाइम पैनिक मोमेंट में आकर अपने आप को बचाने के लिए उसने जो की गर्दन के अंदर इंजेक्ट कर दी। उस वैक्सीन के अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते ही जो को अपनी बॉडी के अंदर बहुत से अजीबोगरीब चेंजेस महसूस होने लगे। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और उस असिस्टेंट से पूछने लगा कि आखिर क्या तुमने मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है। वो असिस्टेंट जब घबरा कर कुछ ना बोल पाई तो जो ने गुस्से में पास पड़ा एक कंटेनर उठाकर जोर जोर से उसके सर पर मारा, यहाँ तक के वो मर गई। सैम भी इस टाइम जो के साथ ही था, जो उस टाइम जो को रोक ही रहा था, लेकिन जो रुका नहीं। और इस टाइम ये सारा शोर शराबा सुनकर बिना चेंज किए निंग की मॉम यहाँ पर आ गई, जिन्होंने यहाँ आते ही सहन को देखा था। खैर उस लड़की को फौरन से फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई, पर वो लड़की मर चुकी थी और अब जो की बॉडी में भी बहुत से एबनॉर्मल सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे। साफ मतलब था कि वो सीरम जो कि अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ था, उसी के साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में दिख रहे थे। अब क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट निंग की मॉम के हाथ में था, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से बनने वाला केस भी निंग की मॉम के ऊपर ही बनता है। लैब अथॉरिटीज उन्हें एनीसॉन्ग नाम के इस प्रोजेक्ट से निकाल देती हैं, पर जो कि ग्रैंडपा निंग की मॉम को हायर कर लेते हैं अपने पोते को ठीक करने के लिए, एक एंटीडोट बनवाने के लिए। निंग की मॉम के पास इस टाइम इनकार करने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब वो सीरम भी निंग की मॉम ने ही बनाया हुआ था, इसलिए निंग की मॉम अपनी बॉडी के अंदर वो सीरम इंजेक्ट कर लेती हैं और वादा करती हैं कि वो जल्द ही इस सीरम का एंटीडोट ढूंढ लेंगी, क्योंकि अब उन्हें खुद भी ठीक होना होगा। वो कहती हैं कि जो सिम्टम्स जो के अंदर आए हैं वही सिम्टम्स मेरे अंदर भी आएंगे और मैं इसका इलाज जरूर ढूंढ लूंगी। दिन गुजरते रहते हैं, बहुत सी रिसर्च के बाद भी निंग की मॉम कोई भी एंटीडोट नहीं बना पाती। तो तब जो के ग्रैंडपा निंग को प्रोफेसर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इनसे मदद लेनी चाहिए। निंग की मॉम को अपना सारा पास्ट याद आने लगा था, लेकिन अभी इस टाइम इमोशनल डिसीजन लेने का टाइम नहीं था। उन्होंने भी फौरन प्रोफेसर से मिलने का डिसाइड किया और पहले ही मीटिंग में उन्होंने प्रोफेसर को बहुत बड़ा सच ये बताया कि नैन उन्हीं का बेटा था। जिसके बाद उन्होंने प्रोफेसर को अपनी सारी मुश्किल बताई और उन्हें एंटीडोट बनाने के लिए हेल्प करने को कहा। प्रोफेसर निंग की मॉम की मदद करने को तो मान गए, पर क्योंकि निंग की मॉम ने प्रोफेसर से एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई थी, इसीलिए वो आगे निंग की मॉम से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने निंग को इस रिसर्च का हिस्सा बनाने का फैसला किया। लेकिन वो कहते हैं कि मैं सबको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जेलीफिश से
उस एंटीडोट को बनाने का डिसीजन मेरा अपना था। निंग का उसमें कोई हाथ नहीं है। अगर उसका कोई भी साइड इफेक्ट हुआ या उसकी वजह से कोई भी बैड केस बना तो उसकी सजा सिर्फ मुझे मिलेगी, ना कि निंग को। वो बताते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी एंटीडोट को डायरेक्ट इंसानों पर टेस्ट करके, और उसका रिजल्ट मुझे मिल भी चुका है, लेकिन मैंने अपनी गलती को ठीक करने की भी कोशिश की है। मैंने बैक्टीरिया फ्री जेलीफिश का सीरम इस्तेमाल करते हुए नया एंटीडोट बना भी लिया है, जो निंग की मॉम और जू दोनों का इलाज कर सकता है। निंग ये सारी बातें सुनकर टूट चुकी थी। प्रोफेसर निंग ये क्या कर दिया था। गुस्से में आकर वो कंप्यूटर भी तोड़ देती है, लेकिन डैन उसे संभालता है और फिर वो फ्रीजर की तरफ जाती है, वो वाला सही एंटीडोट लेने के लिए जो प्रोफेसर बना कर गए थे। निंग इससे अपनी मॉम का इलाज कर सकती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए। दूसरी तरफ हमें सर्वाइवर्स के ग्रुप को दिखाया जाता है, जो अपने प्लान पर काम करना शुरू कर चुके थे और ज़ॉम्बी लीडर को पकड़ने के लिए इसी नेचुरल साइंस फैकल्टी के अंदर आ गए थे। ये लोग आते ही पूरे डिपार्टमेंट में फैल जाते हैं, अपने हाथ में रेड और ग्रीन कलर का कपड़ा लिए, ताकि ये बिना बोले एक दूसरे को सिग्नल दे सकें। कुछ ही देर में धप धप की आवाज आती है। ज़ॉम्बी लीडर यानी वो लेडी सुबह होते ही काम पर आ गई थी। उसके आते ही ये सब अलर्ट हो जाते हैं और उसके लिए ट्रैप बनाना शुरू कर देते हैं, और सीन यहीं से कट होकर एक और मर्तबा पास्ट में जाता है। हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन वो सब लोग जिनको प्रोफेसर ने एंटीडोट से इंजेक्ट किया था, वो सब पहली मर्तबा ज़ॉम्बी में बदले थे। उस दिन 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। इस टेम्परेचर में सबसे पहले बाहर खड़ा हुआ गार्ड चक्कर खाकर गिर जाता है, और ओल्ड लेडी जिसने सबसे पहले वो सीरम इंजेक्ट करवाया था, उसकी कमर पर हम एक बहुत बड़ा सा बॉयल देखते हैं जो खून से भरा हुआ था। एकदम से वो भी नीचे गिर जाती हैं और उनकी कमर पे बना हुआ बॉयल फट जाता है। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और उनके पूरे मुंह की नसें नीली होने लग जाती हैं और उनकी आंखों पर भी एक जाला सा आ जाता है और एकदम से वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बनकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी लोग भी एक मौत का दर्द सहते हुए ज़ॉम्बीज में बदलने लग जाते हैं, और ये सब काम सिर्फ कुछ ही मिनट लेते हैं। पहले ट्रांसफॉर्म हुए कि चंद ज़ॉम्बीज जल्दी से अपने इर्द गिर्द मौजूद बाकी इंसानों पर हमला करने लगते हैं, और ऐसे ये ज़ॉम्बीज कुछ ही देर में फैलता फैलता इतना फैल जाता है कि पूरी यूनिवर्सिटी में इंसानों से ज्यादा ज़ॉम्बीज नजर आने लग जाते हैं और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक हंगामा मच जाता है। से दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि वो क्लीनिंग लेडी दोबारा ऊपर लैब की तरफ जा रही थी और यहाँ से निंग और डन भी लैब से निकल रहे थे। निंग याद करती है कि लास्ट टाइम भी बिल्कुल इसी तरह निंग और इस ओल्ड लेडी का इंटरेक्शन हुआ था। उसे लगता है कि उसे ज़ॉम्बी से बात करनी चाहिए, क्या पता ज़ॉम्बी को वो याद हो, लेकिन ये ज़ॉम्बी खाली आंखों के साथ ही उसे देख रही थी। यहाँ बाकी लोग जब देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी आगे नहीं बढ़ रही और इनका प्लान पूरा नहीं हो रहा, तो नैन जल्दी से शोर करने लग जाता है ताकि ओल्ड लेडी इनके ट्रैप में आकर फंसे। और अपने भाई की आवाज सुनकर निंग फौरन से अलर्ट हो जाती है और अपने भाई के पास भागती है। इससे पहले कि निंग अपने भाई के पास पहुंचती, जिस रूम के अंदर इन्होंने ट्रैप बनाया हुआ था, उस ट्रैप के अंदर फंसकर वो ज़ॉम्बी गिर जाती है और ये लोग जल्दी से उस ज़ॉम्बी को पांव से पकड़ते हुए कमरे के अंदर खींच लेते हैं। डैन जब देखता है कि इन्होंने एक ज़ॉम्बी को पकड़ लिया है, तो वो आगे जाकर जल्दी से ज़ॉम्बी के मुंह पे एक कुशन रखते हुए 3-4 गोलियां उसके सर में मार देता है और ये ज़ॉम्बी मर जाती है। और उसे मरता देखते ही पूरा ग्रुप अफसोस में बैठ जाता है। पूरी रात इन्होंने प्लानिंग की थी ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ने के लिए और डन ने पूरे प्लान पे पानी फेर दिया था अचानक उसे मारकर। अब सीन कट होकर हमें फाइनली प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो इस टाइम निंग की मॉम के पास थे और उन्होंने निंग की मॉम को वो एंटीडोट भी इंजेक्ट कर दिया था जो उन्होंने बनाया था। इससे पहले कि निंग की मॉम के ऊपर ये एंटीडोट असर करता, निंग की मॉम और प्रोफेसर को लेने के लिए जो के डैड के लोग आ जाते हैं, जो उन्हें एक सीक्रेट फैसिलिटी की तरफ ले जाने लगे थे। रास्ते में प्रोफेसर देखते हैं कि गवर्नमेंट उनकी यूनिवर्सिटी को जला रही थी और ये देखकर उन्हें दुख हो रहा था, क्योंकि ये सब उनकी वजह से हुआ था और उनकी वजह से पता नहीं कितने 100 लोग अब मारे जा रहे थे। यहाँ लैब के अंदर आते ही सबसे पहले जो कि डायरेक्ट प्रोफेसर के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रोफेसर ने सही से रिसर्च नहीं की। लेकिन फिर निंग की मॉम के टेस्ट होते हैं और उन्हें पता चलता है कि निंग की मॉम बहुत तेजी से रिकवर कर रही थी, यानी वो एंटीडोट काम कर रहा था। ये देखते ही जो कि डैड से रहा नहीं जाता और वो फौरन इस एंटीडोट को अपने बेटे को लगाने को कहते हैं। पर प्रोफेसर बताते हैं कि मैंने इस एंटीडोट के सिर्फ 2 ही ट्यूब बनाए थे, जिसमें से एक वो निंग की मॉम को इंजेक्ट कर चुके हैं और दूसरा यूनिवर्सिटी के अंदर है। यहाँ पर प्रोफेसर उस आदमी से कहते हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर जो ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है।
आपके लिए करने वाले एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है वो। प्रोफेसर इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन सामने वाला आदमी तो बिल्कुल इमोशनलेस था। बस जाते जाते वो प्रोफेसर से ये कहकर जाता है कि जब तक लोगों को ये सच्चाई नहीं पता कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक हमारे किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, तब तक हम सेफ हैं। फिलहाल इस आदमी को बस वो एंटीडोट चाहिए था जो लैब के अंदर था, इसीलिए वो फौरन प्रोफेसर को अपने हेलीकॉप्टर के जरिए यूनिवर्सिटी के लिए भेज देते हैं। और प्रोफेसर भी ये शर्त रख देता है कि वो आते हुए 2 इंसानों को लेकर आएगा, और उसकी ये शर्त भी मान ली जाती है। यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाया जाता है कि अब ये सब लोग सोच रहे थे कि आखिर ये लोग बचकर बाहर निकलेंगे कैसे और ज़ॉम्बी से लड़ेंगे कैसे। तब वो लड़की जो पहले से ही ज़ॉम्बी के सारे बिहेवियर को नोट कर करके इन्हें गाइड कर रही थी, वो बताती है कि देखो एक और ज़ॉम्बी बाहर दरवाजे पर नॉक कर रहा है, जरूर ये सेकंड जनरेशन होगी जिसे डायरेक्ट उस ओल्ड लेडी ने ज़ॉम्बी बनाया होगा, और हम उसके जरिए भी दूसरे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सारी बातें समझने के बाद निंग एक जज्बाती फैसला करती है कि निंग अपने आप को डायरेक्ट उस ओल्ड लेडी से इन्फेक्टेड करेगी, उसका ब्लड अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हुए, और ऐसे उसके जरिए ये लोग बाकी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर लेंगे। डैन उसे कहता है पागल हो, कोई इमोशनल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पर निंग उसकी बात सुने बगैर इंजेक्शन में उस ओल्ड लेडी का ब्लड भर लेती है, और डैन उससे कहता है तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के बजाय बस प्रॉब्लम से भाग रही हो। निंग अभी भी डैन की बात नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए डैन ने गन निकाल कर उसके भाई के ऊपर तान दी। निंग कहती है मैं जानती हूँ तुम उसे भी शूट नहीं करोगे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एकदम से बाहर का दरवाजा टूटता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स थे और इतने सारे ज़ॉम्बीज से बचकर निकलना भी आसान नहीं था, लड़ना तो दूर की बात। ये लोग इनसे बचने के लिए ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं, और डैन जानबूझकर पीछे की तरफ रहता है क्योंकि उसके पास एक वेपन और एक गन थी, और वो पहले भी काफी सारे ज़ॉम्बीज से लड़ चुका था। बाकी सब लोगों को बचाने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे रहा था और किसी को परवाह भी नहीं थी। फाइनली ये लोग ऊपर भी पहुंच जाते हैं और स्टेयर्स का डोर पूरी ताकत से बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज इन तक ना पहुंच पाए। और इसी सारी स्ट्रगल के अंदर इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिस हेलीकॉप्टर में प्रोफेसर यहाँ आ रहे थे। प्रोफेसर को देखते ही निंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इनको सीरम की ट्यूब दिखाते हुए हिलाने लग जाती है। प्रोफेसर भी सीरम को देखकर सुख का सांस लेते हैं कि कम से कम उन्हें सीरम लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। और वो हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने को कहते हैं। हेलीकॉप्टर के नीचे आते ही निंग और उसके साथ 2 लड़कियां हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं। प्रोफेसर के साथ आए गार्ड्स निंग को उठाकर हेलीकॉप्टर के अंदर कर देते हैं और बाकी लड़कियों को दूर फेंक देते हैं, कि देखकर निंग शॉक हो जाती है कि ये लोग भी सभी लोगों को रेस्क्यू करने नहीं आए थे। इसके बाद प्रोफेसर जोर जोर से नैन को आवाज देने लग जाते हैं। डैन जब देखता है कि हेलीकॉप्टर नैन की जान बचाने आया है, तो वो नैन से कहता है किसी की मत सुनो, ये इमोशनल फैसले लेने का टाइम नहीं है, तुम अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। बहुत कुछ सोचते हुए नैन कुछ कदम आगे बढ़ता ही है, पर उसके दिल में ये बात आ जाती है कि वो कहीं अपने दोस्तों को धोखा तो नहीं दे रहा, जो यहाँ इन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए और मरने के लिए स्ट्रगल कर रही है। हेलीकॉप्टर पे चढ़ने का उसका दिल नहीं मानता, हालांकि निंग उसे लगातार आवाज दे रही थी कि नैन आ जाओ यहाँ पर। हमें देखते हैं वो लड़की जो हमेशा से निंग और नैन से जेलस थी, वो जब देखती है कि प्रोफेसर इन दोनों को ही सिर्फ बचाने के लिए आए हैं, तो उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। इस टाइम उसके हाथ में वो वाली ज़ॉम्बी ब्लड की सिरिंज थी जो निंग ने ओल्ड लेडी के अंदर से निकाली थी। वो गुस्से में आगे बढ़कर नैन के गले में वो सिरिंज इंजेक्ट कर देती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है ज़ॉम्बी वायरस से। ये देखकर निंग पूरी तरह टूट जाती है और प्रोफेसर हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से चले जाते हैं। पीछे से बाकी लोगों ने फाइनली ऊपर के दरवाजे को भी बंद कर दिया था, जहाँ से अब ज़ॉम्बीज इनका पीछा नहीं कर सकते थे। एयर सीन कट होकर हमें 1 माह बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो काफी हद तक रिकवर कर गया था पर अभी तक होश में नहीं आया था, और यही हुआ था निंग के मॉम के साथ भी। इनकी बातों के दौरान ही एकदम से निंग की मॉम को होश आ जाता है और हम उनकी एक आंख को पहले से बड़ा हुआ और नीला हुआ देखते हैं, जिसका मतलब था कि जो एंटीडोट अभी भी उनके अंदर इंजेक्ट किया गया था, कहीं ना कहीं उसने भी साइड इफेक्ट दिखाया था। जबकि हमें 1 महीने बाद ही यूनिवर्सिटी का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस टाइम नैन रस्सियों से बांधा हुआ दिखाया जा रहा था। वो सेकंड जनरेशन ज़ॉम्बी में बदल गया था और उसी के जरिए इन लोगों ने बाकी सभी ज़ॉम्बीज को मैनिपुलेट करके अपने आप को बचा लिया था। और ऐसे ही नैन और यहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को दिखाते हुए ये सीरीज इधर ही खत्म हो जाती है।